बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक आम आदमी जो कि गली कूचे में बसता है, पाकिस्तान का शहरी है, वो परेशान है कि हर वक्त बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। पेट्रोल में कमी है मगर महंगाई में उस तरह की कमी नहीं है जिस तरह से चीज़ें पेट्रोल के महंगे होने से ऊपर चली जाती हैं। अफरात ज़र कम हुआ है मगर उस हद तक कम नहीं कि वो अपनी जेब में से कुछ सुकून हासिल कर सकें या उनको कम से कम कोई थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो ये हर साल बजट के अंदर उम्मीदें होती हैं, नए वादे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ IMF की एक लंबी लिस्ट भी होती है। उनकी एक लंबी विश लिस्ट है या उनकी डिमांड्स हैं जो कि पाकिस्तान की हुकूमत को पूरा करना होती है। इस दफ़ा भी एक लंबी लिस्ट है जो कि पाकिस्तान को दी गई है, जिसमें कि सरे फहरिस्त GST को 18% बढ़ाना है, इसी तरह से नए टैक्स लगाना है, बिजली की कीमतें उसके नतीजे में और महंगी होंगी, कर्ज़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो कब होंगी, वो हो सकेंगी कि नहीं हो सकेंगी? पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर में थी, वेंटिलेटर पे है, कब तक रहेगी? महंगाई में कमी होगी या नहीं होगी? ये वो सारे सवालात हैं जो कि एक आम पाकिस्तानी के जहन में हैं। और इन सारे सवालात के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम जिसे कहना चाहिए, माहिर मईशत भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं, किताब भी इकॉनमी के हवाले से शानदार किताब लिखी है। हमारे साथ जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे है, आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिल सकता है लोगों को और सिचुएशन किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है। बात दरअसल ये है कि हालात में कुछ हद तक बेहतरी आई है, अफरात ज़र की रफ्तार में ज़रूर कमी आई है, मगर आप ये सोचिए कि इस साल और पिछले साल को मिला लें तो कीमतों में तकरीबन 60% इजाफा हुआ है 2 साल। इतना बड़ा इजाफा हमने तारीख में कभी नहीं देखा था और हमारे लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। अब आप ये देखिए कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, प्लम्बर हैं, मेसन हैं वगैरह, उनकी आमदनी में 25 से 30% मुश्किल से इजाफा हुआ है पिछले 2 साल, यानी कि इस साल और पिछला साल। तो यानी कि उनकी रियल आमदनी जो है वो 30% कम हो गई लोगों की। इन हालात में परेशानी बहुत है लोगों को और खुदा न खास्ता IMF के प्रोग्राम में अगर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिससे आपका जिक्र किया है, सेल्स टैक्स, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गाड़ी की मोटर स्पिरिट जो है, गैसोलीन जो है, वो उसकी कीमत हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कम है, तो आप इसको नॉर्मल सेल्स टैक्स पे लाइए और साथ साथ पेट्रोलियम लेवी को भी रखिए। जी हाँ। ऐसा अगर हुआ तो नुमाया तौर पर इजाफा होगा पेट्रोल की कीमतें। दूसरी तरफ अजीब सी बातें कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर पे टैक्स बढ़ा दें और खाने पीने के अशिया पे भी टैक्सेस लगा दें। तो ये दरअसल मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF जो है वो इतने माइक्रो डिटेल में जाना शुरू कर दिया है। आखिर वो एक सवरेन ममालिक से डील कर रहे हैं। हम अगर टारगेट्स पे एग्री करें तो स्ट्रैटेजी की गुंजाइश हमें मिलनी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि हम मुनासिब स्ट्रैटेजी तय करके लाएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। आपको इस डिटेल में एक एक आइटम को लेकर उस पर टैक्स का क्या करना है, ये बिल्कुल नामुनासिब लग रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, अब होना शुरू हो गया है। और ऐसी सूरत में जब वज़ीर ख़जाना डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक IMF ही है, उसी का आसरा है, आप अपनी ऑप्शन भी बिल्कुल महदूद कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि IMF इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाह रहा है? और दूसरा, एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे इसको, ये जो प्रेशर है पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत, क्या आपको लगता है कि वो बर्दाश्त कर पाएगी? इसके कोई स्ट्रेटेजिक मकासद भी हो सकते हैं?
देखिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा खुल के बात करूं। जी। बात दरअसल ये है कि इस मर्तबा ये जो 24वां 24th IMF प्रोग्राम है, जी। इस मर्तबा कुछ इशारे मिल रहे हैं कि कुछ एजेंडा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। और ख़ास तौर पे मुझे जिस बात की परेशानी है कि पिछले तकरीबन 8-9 साल जितना साथ चाइना ने हमारा दिया है, किसी मुल्क ने नहीं दिया। सीपेक पे बेतहाशा काम हुआ। हमारे पास जो बिजली की शॉर्टेज थी, उसको न सिर्फ पूरा किया मगर कैपेसिटी में इतना इजाफा हुआ है कि अब हमारे पास सरप्लस मौजूद है और ज़्यादातर ये चाइनीज़ प्लांट्स हैं। तो चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है, मगर आपको पता है इस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना में, और IMF का हेडक्वार्टर्स तो आपको पता है कहाँ है। जी हाँ। लिहाजा खतरा जरूर इस बात पे मौजूद रहेगा कि IMF ये कह सकेगा, हो सकता है कि आप चाइना से इस तरह बातचीत कर लें कि जितने आपको कर्जे वापस वगैरह करने हैं वो रीशेड्यूल हो जाएं, फिर हम प्रोग्राम को फाइनलाइज करेंगे। और शायद इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जी ये बहुत आपने अहम बात की है कि एक तो ये मशरूत कर दें कि वो जो कर्जे हैं रीस्केड्यूल कर दे चाइना, तो हम IMF कह रहा है कि पैसे देंगे। क्या इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि वज़ीर आज़म चाइना के दौरे पे हैं जो कि बजट से बिल्कुल पहले है, यही वजह हो सकती है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, मेरा अपना ख्याल यही है, और बजट की प्रेजेंटेशन में कुछ थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। देखिए, ये सरासर नामुनासिब है, और इस अब चाइना ने जितना हमें साथ दिया है, इस वक्त हम दूसरे मुल्कों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरेबिया, अबू धाबी और UAE वगैरह ने हमारा साथ जरूर दिया है, बट आप ये सोचिए कि तकरीबन 40 अरब डॉलर की सपोर्ट और फाइनेंसिंग अभी तक चाइना ने की है, और इस वक्त अगर इस तरह की चीज की जाती है तो ये सरासर नामुनासिब होगा। तो फिर तो ये मशरूत हो गया। अगर चाइना कहता है कि हम फौरी तौर पर रीस्केड्यूल नहीं कर सकते, तो आपके ख्याल में कि IMF का ये प्रोग्राम खटा सकता है? खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है। और देखिए, अलबत्ता थोड़ी सी अच्छी खुशखबरी ये है कि SIFC ने जो कोशिशें की हैं जी। उसके नतीजे में अभी जो खबर आई कि UAE से तकरीबन $10 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये इस कोशिश पूरी होनी चाहिए कि इसको तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाएं और अच्छे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करें जो कि मौजूद हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है, और आए तो ये $10 अरब अगर पाकिस्तान में आते हैं और साथ साथ अगर सऊदी अरेबिया से भी कुछ फर्दर सपोर्ट मिलता है तो हमारी पोजीशन बेहतर होगी, और हम IMF से कुछ, जैसे कहते हैं ना, मुनासिब तरीके से बात कर पाएंगे। तो फिर डॉक्टर साहब, मैं SIFC पे भी आती हूँ, मगर बजट कैसा होगा? मसलन अगर आप कह रहे हैं कि हर चीज़ मशरूत है, अगर IMF चीज़ें नहीं मानता तो इसका मतलब ये कि कैसा बजट होगा जिसके की गारंटी किसी के पास नहीं होगी, और उसके बाद एक मिनी बजट लाया जाने की तैयारी होगी। तो ऐसी सूरत में सस्टेनेबिलिटी क्या होगी सर? और हम दोबारा डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं खुदा न खास्ता? मैं इसकी बात नहीं करूँगा, मगर ये जरूर कहूँगा कि सख्त से सख्त बजट का खतरा मौजूद है। और देखिए, इस वक्त होगा कि आपने देखा कि हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उन्होंने नामुनासिब तरीके से बजट अपना फेडरल बजट से पहले पेश किया है, मगर उसका रिएक्शन आप देखिए। होगा ये कि इस वक्त जो गवर्नमेंट में मुलाजिम हैं लोग, एम्प्लॉइज जो हैं, वो ये चाह रहे हैं कि कुछ इजाफा उनके आमदनी में हो, और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में भी कुछ इजाफा हो,
तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अफरात-ए-ज़र, जिस तरह मैंने कहा 60% 2 साल में हो चुका है, तो उसको किसी तरह से टैकल करने के लिए। मगर इस वक्त क्या हुकूमत ये कर पाएगी, फेडरल गवर्नमेंट? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर फेडरल गवर्नमेंट करती है तो चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को करना ही पड़ता है। तो ये एक बहुत फंडामेंटल सवाल है, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं कर पाए तो जल्द से जुलूस निकलने का खतरा जरूर मौजूद है। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं लगाना चाहिए, और अब डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। और जो 3 शोबे हैं जिस पे टैक्सेस बहुत कम हैं, एक तो बड़े बड़े प्रॉपर्टी के ओनर, दूसरा बड़े ट्रेडर्स, और तीसरे बड़े जमींदार, इनको टैक्स नेट में लाना बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर साहब अभी उसके लिए कोशिश हुई है, जैसे ये सिमें बंद करने का मामला हुआ है, वो टैक्स नेट का वो कह रहे हैं कि शायद इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा होगा, आपको लगता है? और फिर अदालत की तरफ से भी एक इसके ऊपर जो है वो कदगने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोर्ट्स भी कर रही हैं। आपको लगता है कि ये हो पाएगा, ये जो टैक्स नेट है बढ़ पाएगा, ये जो टैक्सेशन की रिफॉर्म्स हैं, ये मौजूदा हुकूमत जिसके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है और लेजिटिमेसी के ऊपर भी सवाल है, कर पाएगी ये? देखिए, बात ये है कि अगर नहीं करती है और रिएक्शन बहुत नेगेटिव आता है, लोग जिसे कहते हैं कि बिल्कुल परेशान हैं, और अगर कुछ मुनासिब कुछ हद तक रिलीफ नहीं मिलता है, और खुद IMF कह रहा है कि खतरा मौजूद है पॉलिटिकल रिएक्शंस का, ये रिएक्शन कम होगा बनिस्बत अगर आप खुदा न खास्ता आपका बजट आगे नहीं बढ़ पाया, IMF ने एग्रीमेंट नहीं किया और आप डिफॉल्ट की तरफ चले गए, तो अब आप ये सोचिए कि जब श्रीलंका डिफॉल्ट पे पीक पे था तो अफरात-ए-ज़र की रफ्तार वहां 70% थी सालाना। अब आप मुझे ये बताइए कि इस बोझ को हमारे लोग संभाल पाएंगे? खुदा न खास्ता अगर हम फिर से डिफॉल्ट के करीब चले गए, जिस तरह पिछले, आपको याद होगा साल जून में हमारे रिजर्व्स $4 अरब तक गिर चुके थे, मगर IMF प्रोग्राम की वजह से हम निकल आए। तो डॉक्टर साहब, जो पॉलिटिकल इस वक्त सेटअप है वो तो कह रहे हैं कि हमने तो अपना जितना भी हमारा एक वोट बैंक था वो हमने बर्न किया है, हमने अपनी सारी कॉस्ट पे की है, सियासी कॉस्ट पे की है, उसके बावजूद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक चीज़ के साथ, हर चीज़ के साथ कनेक्टेड है, और आपने देखा होगा IMF की जो हालिया रिपोर्ट है, उन्होंने तो इसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मशरूत करती है इसको। उसके क्या मकासद हो सकते हैं और क्या वो अचीव हो सकती है जो इस वक्त करंट सिनेरियो है जिसके अंदर इमरान खान साहब बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे? ये देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, आप इजाज़त दें तो मैंने पिछले 30-35 साल पाकिस्तान पे बहुत रिसर्च किया है, बहुत काम किया है। मैंने 40 PhD गाइड किए हैं पाकिस्तान पर। जी बिल्कुल सर। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने तारीख के एक बहुत ही बड़े क्राइसिस में फंसा पड़ा है। ये एक वक्त है जब सियासी ताकतें और बाकी और सारी ताकतें सब मिलकर एक नेशनल एजेंडा ऑफ रिफॉर्म बनाएं, जिसमें सबका हाथ हो, तो किसी और एक पे नाम ना जाए, और मिलकर पाकिस्तान के लिए एक एजेंडा ऑफ रिफॉर्म्स बनाएं और आगे बढ़ें। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द लीडर ऑफ द फाउंडर ऑफ PTI, मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त इतना स्टिफ पोस्चर, एज ए प्रोफेसर मैं ये गुजारिश करूंगा कि ना करें। तो और वो जी बिल्कुल, लेकिन अगर ये नहीं हो पाता, एक मिसाक़ मईशत या कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑन इकॉनमी या कंसेंसस ऑन इकॉनमी, और ये डेडलॉक रहता है, तो आप कोई क्राइसिस भी देख रहे हैं? एक तो आपने कहा कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएं, दूसरी तरफ SIFC अपनी एफ़र्ट्स कर रही है, हमें यकीन दहानियाँ भी मिल रही हैं। इमरान खान साहब नहीं किसी बात पे आते, तो आपको क्या लगता है कि ये SIFC परफॉर्म कर पाएगी,
या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है, कोई बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है या उस तरह का कोई माहौल बनाने की बात हो रही है, वो उसके ऊपर टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ जाया जा सकता है? पाकिस्तान में बेरोजगारी का पैमाना हद से ज्यादा बढ़ चुका है। तकरीबन इस वक्त 10% से ज्यादा हमारे वर्कर्स तकरीबन बेरोजगार हो चुके हैं। और एक हैरत अंगेज अदाद शुमार आपको पेश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो नौजवान हैं, जो आइडल हैं, यानी कि जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका पैमाना बहुत तेजी से बढ़ा है। और इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा हमारे नौजवान बेरोजगार और बेकार बैठे हुए हैं। और इसके नतीजे में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कराची जैसे शहर में आप देख रहे हैं कि किस तेजी से क्राइम और चोरियां, बेरोजगार, इस तरह की चीजें बेतहाशा बढ़ गई हैं और ये बढ़ती रहेंगी। इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, यूथ का प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। तो हल आपको क्या नजर आता है सर, इमीडिएटली, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बुनियादों पे हल क्या है मईशत की बहाली? हल वाज़े तौर पर इस वक्त इस मुल्क के अशरफिया जो है, जिन्होंने बेशुमार प्रिविलेजेस, फायदे, कंसेशंस, रिलीफ, एग्जेम्पशंस एंजॉय किया है, इस वक्त आपको हैरत होगी कि ये सब हमने बहुत केयरफुली इसको क्वांटिफाई किया है, मेजर किया है, और आज ये जो है तकरीबन 5,000 अरब के रिलीफ और कंसेशंस हमारे अशरफिया को दिए गए हैं। ये अब आपको खत्म तेजी से करना ही पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ ताकतें हैं, उनको इस बात का रियलाइजेशन भी करना चाहिए। हमारे मुल्क की ये हाल हो गया है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा मिलिट्री का बजट जो है, वो पूरा बजट जो है हम कर्जों से पूरा करते हैं। ये किस तरह का निजाम है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब ये वक्त आ गया है कि टफ मेजर्स हैव टू बी टेकन। फेडरल गवर्नमेंट का जो साइज है वो हद से ज्यादा बढ़ चुका है, इसको कम से कम 30 से 40% कम करना है। ऐसे बड़े स्टेप्स लेने हैं जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, जो हम पर बोझ डाल रहे हैं टैक्स पेयर्स पर 1500 अरब कम से कम सालाना, उसमें 2 चीजें करनी है, प्राइवेटाइजेशन और चेंज ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। खास तौर पे जो सबसे अहम स्टेप्स लेने हैं वो हमारे बिजली के शोबे में। बिल्कुल। आपको हैरत होगी कि हमारे बिजली के शोबे में लॉसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लस बिलिंग 23% हो चुके हैं। ये दुनिया के तकरीबन सबसे बुलंद लेवल पे है। बाकी मुल्कों में, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह में 11-12% है। तो फॉर गॉड सेक वी हैव टू गेट आवर एक्ट टुगेदर। ये लॉसेस वगैरह कंट्रोल करें, निजाम में एफिशिएंसी लाएं, इकोनॉमी की कोशिश करें। देखिए सॉल्यूशंस सारे हमें ज्यादातर है जी। इम्प्लीमेंटेशन बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान टुडे। वेरी ट्रू सर। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको कोई मुस्बत चीज़ नज़र आ रही है जो कि अगले साल 2 साल में, कि इस डगर जिस पे है SIFC है या जो भी है, इसके नतीजे में कुछ हो सकती है? बस हम सबकी यही दुआ है। और मैं एक बात कहता चलूं कि मुझे एक बात पे कुछ थोड़ा सा भरोसा है, और वो ये है कि हमारा प्यारा मुल्क जो है उसमें, जिसे कहते हैं कि एक मुनासिब अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर लूं, रेजिलियंट नेशन है पाकिस्तान। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल। बड़े मुश्किल हालात से हम निकल आए हैं पिछले 77 सालों में,
आपने देखा ईस्ट पाकिस्तान अलहदा, फिर न्यूक्लियर जब हमने बम फोड़ा तो हम पे सैंक्शंस, मुश्किल हालात से हम गुजरे, हमारे यहाँ टेररिज्म पीक पे चले गया, हमारे यहाँ लोड शेडिंग बेपनाह हो गया। इन सब चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता हम निकल आ जाते हैं। बस हमारी दुआ है और बस हम ये बात पे भरोसा करते हैं कि हमारा प्यारा मुल्क रेजिलिएंट मुल्क है और तरीका ज़रूर निकल आएगा कि अल्लाह के फजल से हम 1.5-2-3 साल में निकल आएंगे। इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन आप सुन रहे थे, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन ये हल हो सकती हैं क्योंकि कौम के अंदर जज्बा है और बड़े से बड़े बुरे से बुरे हालात में भी पाकिस्तान की कौम जो है उसने अपना रास्ता निकाला है, तो उम्मीद रखनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे कि जो एक मिज़ाक मईशत है या जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और एक इकॉनमी है, ये किस तरफ आगे जा सकती है, कियोस्क से कैसे बचा जा सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब जो कि एडवाइज़र रहे हैं वजारत ख़जाना के और एक ही पाकिस्तान ने प्रोग्राम मुकम्मल किया 2017 में, उस वक्त एडवाइज़र खाकान साहब भी थे। आप इनके तबसरे भी सुनते रहते हैं। वेलकम टू द शो सर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि IMF की एक लंबी लिस्ट है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं अनयूजुअल है ये जो डिमांड्स हैं IMF की, ये पहले इससे पहले इस तरह नहीं आई कि माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो हो रही हो। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे और मुतालबात जो हैं वो भी ज़रा बताइए कि इस वक्त जो शराइत रखी है IMF ने वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा साहब, गुड टू जॉइन यू ऑन योर प्रोग्राम। देखिए, एक तो बात क्लियर है कि पाकिस्तान ने, अगर IMF के रिफॉर्म्स अच्छे भी थे पाकिस्तान के लिए, तो ये जो 24वां प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, इसमें एक प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी सिर्फ ये जो 13-16 वाली थी जो 17 में ख़त्म हुई, ये कंप्लीट किया, वरना पाकिस्तान इससे भी इनहराफ करता रहा है। हम अंदर जाते हैं, पहले 2-3 रिव्यूज़ कराते हैं, वो आसान होते हैं, पैसे लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो एक तो ये कि हमें अपना माइंड मेकअप करना है। जब मैंने 13 का प्रोग्राम उस वक्त के वज़ीर ख़जाना और टीम से डिस्कस किया तो मैंने यही कहा था कि हम इस प्रोग्राम की कंप्लीट ओनरशिप लेंगे, हम इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। और आज भी जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसको पहले तो हमारी वजारत ख़जाना, हमारी एनर्जी मिनिस्ट्री, हमारी प्राइवेटाइजेशन और जो दीगर मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इसमें रोल प्ले करती हैं, उन्होंने बिल्ड करना है अलॉन्ग विद द स्टेट बैंक। सो पहली तो ये बात है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो आपको माइक्रो मैनेज ज़्यादा करेंगे। मैं कल ही एक सेमिनार को एड्रेस कर रहा था तो उस वक्त के प्राइवेटाइजेशन चेयरमैन भी वहाँ थे, तो मैंने यही कहा कि कई दफ़ा ये जब आते थे दफ्तर तो हम एक पैराग्राफ लिख कर ले जाते थे प्राइवेटाइजेशन का कि दिस इज़ व्हाट वी आर पुटिंग फॉरवर्ड। अस्मा साहिबा, अगर आप इस तरह से गुफ्तगू करेंगे IMF से तो आपकी माइक्रो मैनेजमेंट कम होगी। दूसरी बात यह कि ये भी याद रखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। $7.5 अरब वापस करने हैं आपने IMF के अगले 3-4 साल में। IMF को आपके साथ एंगेज करना ही करना है, इसलिए भी कि आपको उन्होंने ये फंड्स अगर फराहम ना करवाए तो आप IMF के पैसे देने के भी काबिल नहीं होंगे, क्योंकि $22 अरब तवातर से हर साल आपको तकरीबन चाहिए अगले 3-4-5 साल, जब मैं पाकिस्तान की सिचुएशन देखता हूँ। अब पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त जो बन रहा है वो बन रहा है बहुत हेवीली फिस्कल कंसोलिडेशन। आप मालियाती खसारा 8% के करीब इस साल भी करेंगे, पिछले 3 साल से भी यही कर रहे हैं। तो एक हेवी टैक्सेशन की डोज, नए टैक्सेस 1000 से 1500 के करीब, जिसमें सेल्स टैक्स भी है। यानी कि सेल्स टैक्स 3 तरह से है, कई जगह पे सेल्स टैक्स नहीं है, सिफर है, कई जगह पे 0 रेटिंग है, कई जगह पे रेट कम है। वो ये कह रहे हैं कि इसको मसावी कर दीजिए। पर्सनल इनकम टैक्स, जी बिल्कुल, जैसे आप सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, टैक्स वो कह रहे हैं टैक्स नेट भी बढ़ा दें, तो क्या ये तो और महंगाई का तूफान आएगा ना, इससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी आगे कुआं पीछे खाई वाली मिसाल है कि अगर हुकूमत मान ले तो मुश्किल, ना माने तो मुश्किल नहीं।
तो देखिए ना, अब ये बात तो अब मैं जब कहता हूं कि इट इज द कंट्री विच नोज इट्स कंट्री बेटर, यानी कि कंट्री अथॉरिटीज को मालूम है आपकी चीजें। अब ये अगर मैं आपके सामने रखूं कि 2023 दिसंबर में एक टीए मिशन आया था, मैंने उसकी रिपोर्ट के बारे में सुना भी है, वो अभी पब्लिक नहीं हुई, पर उसमें ये सब चीज़ें तो वो लिख गए थे, सेल्स टैक्स भी, पर्सनल इनकम टैक्स भी, पाकिस्तान की कौन कौन सी एग्जेम्पशंस जानी हैं ये भी, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव क्या तब्दीलियां वो समझते हैं होनी चाहिए वो भी। और ये सब कुछ तो पाकिस्तान के पास पहले से मालूम है पाकिस्तान को कि ये चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जिनको वो डालना चाहते हैं। वो टीए मिशन इसीलिए आया था। तो मैं यही समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम लिख देती कि हम कैपिटल गेन्स की मद में अमीरों पे ये करना चाहते हैं, हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मद में प्रोविंसेस को ये पुश कर रहे हैं, हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए ये करें। सो दीज आर द काउंटर प्रपोजल्स दैट द कंट्री मेक्स देमसेल्व्स। अब ये तो डिपेंड करता है कि कितनी काउंटर प्रपोजल्स पाकिस्तान ने की हैं। ये बात दुरुस्त है और मैं अपने आईएमएफ के दोस्तों को भी यही कहता हूं, हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कि आप ये देखिए कि आप 70% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें फर्दर इनडायरेक्ट टैक्सेशन पाकिस्तान को कह रहे हैं। तो उनका जवाब हमेशा यही होगा कि आप फिर अपनी इनकम टैक्स को ब्रॉडन खुद कीजिए, आप रख दीजिए सामने। अब वो ये भी कह रहे हैं कि पेंशन्स पे भी जो टैक्स है वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, उसके बारे में भी सोचिए। मैं उनको ये कहता हूं कि आप हैरान हो जाएंगी, 2022 जून में अगर आप 1 लाख रुपया अस्मा लेके जा रही थी हम टीवी से, तो आज उसकी जो बाइंग पावर है वो 61,000 रुपया रह गई है। मैं तो उनसे ये निगोशिएट करना चाहता हूं कि जो 50,000 का स्लैब है वेज का, जिसपे कोई टैक्स नहीं है, उसको बढ़ा के 75,000 रुपया कर दीजिए। सो होम टीम प्रिपरेशन विल मैटर द मोस्ट। माइक्रो मैनेज इसलिए कर रहे हैं पाकिस्तान आपको, जी बिल्कुल, क्या आपको, अच्छा अब आप बात कंप्लीट कर लें कि वो क्यों कर रहे हैं माइक्रो मैनेजमेंट, फिर मैं ये भी इसमें ऐड कर दें, जवाब दे दें कि क्या पाकिस्तान मुतमईन कर पाएगा, ये तमाम शराइत पूरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? माइक्रो मैनेज इसलिए करें कि एक हालात बहुत ख़राब हैं और स्पेशली टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर का गैप बहुत बड़ा है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पे तो उन्होंने कोई ज़्यादा बात ही नहीं की, ये पाकिस्तान साइड को करनी चाहिए। मैं बार बार लिख रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर जिसमें पेंशन्स हैं, जिसमें वाकई ही टैक्स के निज़ाम से कलेक्टेड मनी को टारगेटेड सब्सिडी की रजीम में लेके जाना है, एसओईज़ की गारंटीज़ और मनीज़ कम करनी है, ये सारे काम जो हैं कीजिए। और इसलिए माइक्रो मैनेज कर रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर उन्होंने इतने टीए मिशन पाकिस्तान पे कर लिए हैं, इससे पहले भी 2021 में उन्होंने एक बड़ी मुस्तहकम स्टडी टडाट के नाम से पाकिस्तान पे की थी, सो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है पाकिस्तान पे। और मैं बहुत ही हमदर्दाना ये गुफ्तगू करता हूँ कि 11 PhDs वहाँ से आते हैं, आपको भी बहुत ही प्रोफेशनल सेट ऑफ पीपल उनके सामने बिठाना चाहिए। इससे मैं कभी भी कतराता नहीं, और मैं पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इजिप्ट हो, जॉर्डन, जहाँ जहाँ, अर्जेंटीना हो, जहाँ प्रोग्राम चल रहा है, जब भी डिस्कशन हुई है मैंने हमेशा यही कहा है। दूसरा जो मसला खड़ा हो रहा है वो एनर्जी पे बहुत ज्यादा खड़ा हो रहा है। अगर 600 अरब रुपए का आप इस वक्त ये खुद मान रहे हो कि हम नुकसान करेंगे इस साल, तो मेरे ख्याल में तो मैं मुल्क को ये कहूंगा कि आप पाकिस्तान में अर्जेंसी डिक्लेयर कर दें डिस्कोर्स पे। जो भी आप सीईओज बदलना चाहते हैं उनको बदलिए, बोर्ड बदलने से अस्मा कुछ भी नहीं होता। असल बात तो सी स्वीट है। सी स्वीट से क्या मतलब है? द पर्सन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स जो है उसने ये सारा काम करना है। तो आप 10 के 10 डिस्को स्टेट मोनोपलीज हैं, जाइए कि उसमें कीजिए। अब अगर 600 अरब में IMF को कहूं कि ये नुकसान है, तो वो तो यही कहेगा ना कि फिर बिजली के नर्ख बढ़ाकर आप इनको पूरा कर लीजिए, अगर आप एफिशिएंसी मेजर्स नहीं ले सकते। ये नंबर्स हमने दिए हैं। अस्मा, यू विल बी सरप्राइज्ड, 2014 में मैंने उनको कहा था कि मैं सर्कुलर डेट को 325 अरब से बढ़ने नहीं दूंगा। आज हुकूमत ने यह वादा किया है कि हम 2350 अरब से बढ़ने नहीं देंगे। जस्ट इमेजिन द डिटीरियोरेशन, कहां 300 अरब और कहां 2300 अरब पे आ गए हैं। सबसे बड़ा मसला गर्दिशी कर्जे का ही होगा और ये चैलेंज भी होगा। आपको लगता है कि अगले 1.5 साल में, 2 साल में ये इस सूरत हाल बेहतर हो सकती है, गर्दिशी कर्जे हों या दीगर मामलात हों, IMF के प्रोग्राम में अगर चले जाते हैं तो?
तो देखिए, एक तो बात ये क्लियर है कि आईएमएफ का एंगेजमेंट आपको एक स्टेबिलिटी देती है। अभी भी करंट अकाउंट संभल गया है, कुछ इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, कुछ रिजर्व्स बिल्ड हो गए हैं, पर वो आपके अस्मा कभी भी कलीदी मसाइल हल नहीं करती। अगर पाकिस्तान के कलीदी मसाइल फंड की एंगेजमेंट से हल होने हों तो ये हल हो चुके होते। पाकिस्तान ना ऑन दी एनर्जी साइड, ना ऑन दी फिजिकल साइड, ना ऑन दी स्ट्रक्चरल साइड, ना ऑन दी पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने हैं पाकिस्तान ने, ये फंड की एंगेजमेंट से हल होने हैं। ना ही फंड की कोई ऐसी एक्सपर्टीज है कि वो आपके एनर्जी सेक्टर को रीवैम्प कर दे। अब ये काम तो आपने करने हैं। मैंने कल ही जब वो लेक्चर दिया तो मैंने एक मिसाल दी, मैं रिपीट करता हूं। मैं तो एक ही चीज एफपीआर में तब्दील करना चाहता हूं। अस्मा, ओवर द लास्ट 10 years हमने 15 चेयरपर्सन्स तब्दील किए हैं। 8 माह से ज्यादा का कोई टेन्योर नहीं था। आप मुझे बताइए कि विदाउट हैविंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी स्मॉल फर्म फॉर अ 3-year टेन्योर आप कैसे ये मसाइल हल कर सकते हैं? एंड ऑब्वियसली और पॉलिटिकली भी ऐसा ही है, पॉलिटिकली भी ऐसा ही है कि जिस तरह की इंस्टेबिलिटी है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट, तो वो भी ज़रूरी है। नहीं जी, देखिए, पॉलिटिकली तो एक ये बात है कि 3 जुज होते हैं मुल्क चलाने के। एक डेमोक्रेसी है, एक आपको चाहिए जिसे कहते हैं सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये एक मतलब बड़ी क्लियर सी, पर एक तीसरी चीज भी तो चाहिए, वो है कि एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी जो एक रोल प्ले कर सके, जो ये मुआहदे देख सके, जो पॉलिसीज लिख सके, जो फ्रेमवर्क्स बना सके। अस्मा, हम एक आउटसोर्स्ड थिंकिंग पे आज भी बिलीव करते हैं कि कोई प्रोग्राम आ जाएगा, उससे ये चीजें ठीक हो जाएंगी। रिफॉर्म एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और उसको आपने इंस्टीट्यूशनलाइज करना है थ्रू योर ओन पीपल। ये बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आईएमएफ तो जाहिर है कि वो करेगा, स्ट्रीमलाइन करेगा, पाकिस्तान को अपने फैसले भी करने हैं, मगर ये कितना मुश्किल है, कितना नामुमकिन है, यही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। खाकान साहब, आपने हमें वक्त दिया, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि ये एक अवामी लेवल के ऊपर अगर ये बजट किस तरह का होगा, पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ें नहीं होती, आईएमएफ के साथ तय नहीं पाती, तो सूरत हाल क्या हो सकती है, और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या किया जा सकता है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ यूसुफ नज़र साहब मौजूद हैं। ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और आप सुन रहे थे आईएमएफ के मुतालबे हैं, नया बजट अब आएगा। एक तरफ जो है वो आईएमएफ की शराइत हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यूँ लगता है कि एक क्योस जो है, इंतशार, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसको ख़त्म कैसे होना है, और इसको एक लीडरलेस किस्म की जो एक जिसे कहना चाहिए मेंटेलिटी है, उससे निकाल के किस तरफ ये बढ़ सकता है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, ये बहुत एक अहम इशू होगा। इसी पे हमारे साथ यूसुफ साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। यूसुफ साहब, ये जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि मईशत तो अपनी जगह पे ख़राब है ही, सियासत पहले से ख़राब थी, स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है, इंतशार है, अफरा तफरी है, बेयकीनी है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत ख़त्म हो पाएगी? जी शुक्रिया। पहले तो आपका इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की तारीख के अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक लिहाज से बड़ी गैर मामूली है। और वो इस तरह से कि एक तरफ तो हमारा जो रिवायती इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह से हमारे यहाँ मामला चले हैं अब से नहीं कई दिहाइयों से, वो है। लेकिन दूसरी तरफ वो कुव्वतें हैं जो अपने आप को जमहूरी तो कहती हैं, लेकिन ना उनका माजी जमहूरी है, ना उनका रवैया जमहूरी है। तो इसमें अंदर जो है इस वक्त जो है बहुत खिचड़ी पक रही है। और इस सारे मामले में जो इंतशार जिसकी आप बात कर रही हैं, वो इंतशार बढ़ता नजर आ रहा है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर सियासी इस्तेकाम आएगा तो फिर मईशत में बेहतरी आएगी, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। पिछले 10 साल में जो 2 हुकूमतें थी हमारी, चाहे वो PMLN की हो, चाहे वो PTI की हो, इन दोनों ने
माशी ऐसे बड़े बड़े फैसले किए, गलत फैसले किए, जिसकी वजह से हमें इस शदीद बुरान का सामना है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के जो कर्जजात हैं वो दुगने हो चुके हैं, और हमारे जो मार्कअप जिसे कहते हैं, जिसे आप कर्जों की अदायगी कहती हैं, उसका जो वॉल्यूम है, जो हजम जो कहते हैं उसको, वो पिछले 2 साल में कोई 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। और ये जो इतनी जो गंभीर सूरत हाल है, वो इस साल जो माली साल गुजर रहा है, जो जून में खत्म हो जाएगा, हर महीने पाकिस्तान का, जो सिर्फ मैं फेडरल गवर्नमेंट के कर्जजात की बात कर रहा हूं, उसमें $2 बिलियन हर महीने इजाफा हो रहा है। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि मैं देखता हूं कि बहुत से तज्जिया निगार जो हैं वो ये बातें कहते रहते हैं रिवायती, कि जी सियासी इस्तेकाम आ जाएगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी नाचीज राय में आपके पास सियासी इस्तेकाम आ भी जाए तो भी ये मामलात जो हैं ये इतने मुश्किल हैं। मैं आपकी बात को, बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि 2013 से 18 की जो हुकूमत थी वो निस्बतन एक सादा अक्सरियत वाली पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट थी, जो कि मियाँ साहब की आई, उसमें फ़ैसले नहीं हो सके। जो इमरान खान साहब की आई वो नंबर्स के एतबार से जो थी वो मजबूत नहीं थी, मगर 1 पेज गवर्नमेंट थी, हाइब्रिड रिजीम था, एक अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, तब भी इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आई। इस वक्त जो सूरत हाल है वो मिक्स है, सपोर्ट एक इदारे की एक के साथ, या एक पोलराइजेशन जो है वो वसी हो गई है। नंबर्स अपनी जगह पे बेशक मुस्तहकम है, असेंबली के नंबर्स की बात करी हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये गारंटी नहीं तो फिर गारंटी क्या हो सकती है मईशत और सियासत की मजबूती के लिए? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि इस्तेकाम नहीं है, तो क्या हो सकता है? या तो जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि सब लोग जो है मिल के बैठ जाएं, ये मुझे होता नजर नहीं आ रहा। मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि तसादुम की जो शक्ल है, वो जो उसका रिस्क है वो बढ़ रहा है। अगर तसादुम होता है तो फिर तो वही होगा जो माजी में कई मर्तबा हो चुका है। अब उसकी क्या सूरत होगी, मेरे पास कोई ऐसा क्रिस्टल बॉल तो नहीं कि मैं बता सकूं। आप समझते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है? मैं उसको आसान लफ्जों में नहीं बयान करना चाहती, लेकिन क्या आपको लगता है कोई आईनी बहरान या ब्रेकडाउन जो है वो हो सकता है इस माशी और सियासी बहरान? खतरा मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे यहाँ साफ साफ कहूंगा, जो 8 फरवरी के हुआ, उससे पहले जो 9 मई के हुआ, उसके बाद जो हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब तो किसी से बात करने को तैयारी नहीं है। वो जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन वो बात जनरलों से करना चाहते हैं, सियासतदानों से नहीं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ जो हैं जज हजरात ऐसे हैं, उनको जमहूरियत जो है बड़ी शिद्दत से याद आ जाती है, लेकिन जब इमरान खान साहब ने अपने सारे मुखालफिन को जो है एक तरफ कर दिया था, कुछ को मुल्क को बाहर कर दिया था, कुछ लोगों को जेलों में डाल दिया था, उस वक्त जो है इस अदलिया के जो जजेस थे उन्होंने इनको कोई रिलीफ नहीं दी थी। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि इस वक्त जो बड़ी शिद्दत से जमहूरियत की बात हो रही है, ये इस बारे में कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, और जब तनकीद की जाती है तो उसका बुरा मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, हमारे पाकिस्तान में अदलिया का जो माजी है वो इतना तारीख है और उसका रिकॉर्ड इतना खराब है कि जजों पे तनकीद तो होगी। अगर ये तसादुम बढ़ता है तो फिर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके पास इसका कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो इस हाइब्रिड निज़ाम को भी चलता करें। खुदा ना खास्ता ये नौबत ना आए, हमारी तो यही दुआ है सबकी। लेकिन अगर आप उनको इतना मजबूर करते हैं, जो उनकी रेड लाइन से वो क्रॉस करते हैं, तो देखिए हकीकत पसंदी से काम लें। पाकिस्तान में जो मुसल्लह अफवाज की पोजीशन है, जो उनका रोल है, जो तारीखी, जो मौजूदा, वो एक बहुत बड़ी हकीकत है, बल्कि सबसे बड़ी हकीकत है। कुछ लोग जो ये समझते हैं कि जी हम कोई जमहूरी तरीके से इनकलाब ले आएंगे। मसला ये है कि वो ना जमहूरी हैं ना इनकलाबी हैं,
जो उनका माजी है वो हम सब के सामने है। तो फिर आपको क्या नजर आ रहा है सर, फिर ये तो डेडलॉक जो है किसी डेड एंड की तरफ बढ़ गया क्या? बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि कोई जी कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप या बांग्लादेश सर। तो दूसरी तरफ ये सूरत हाल ये है कि जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है, देखिए अगले साल हमें जो कर्जों की अदायगियों में जो मार्कअप पेमेंट्स हैं उनका तखमीना जो मेरे पास है वो तकरीबन $30 बिलियन से भी ज्यादा है। उसके अलावा जो हमारे पावर प्लांट्स हैं वो उनको जो कैपेसिटी पेमेंट्स जो पे करने पड़ते हैं, जहां एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें या ना करें, वो मुआहदे ऐसे हुए हैं कि उनकी वजह से हमें तकरीबन कोई $10 बिलियन अगले साल जो हैं उस पे करने पड़ेंगे। तो तकरीबन $40 बिलियन से ज्यादा जो है हमारे फिक्स जो हैं अखराजात होंगे। मैं ऐसी तरफ आ रहा हूं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। इस साल जो है जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसका जो नेट जो है रेवेन्यू वो तकरीबन 7,000 अरब रुपए है। हम सूद की मद में सिर्फ जो है कोई 8,300 अरब रुपए देंगे। इस सिलसिले में हमें एक बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो ये भी है कि जो इसमें जो पावर प्लांट्स हैं वो चाइनीज हैं। हम अभी तक चाइना के साथ इन मुज़ाकरात में अभी तक कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सके हैं, हालांकि इस बात की कोशिशें हुई हैं कि चाइना अपने कर्जों पे या इन पावर प्लांट्स के हवाले से कोई रिलीफ दे। तो इस सूरत हाल में अगर ऐसे सियासी अनासर या गैर सियासी अनासर जो हैं वो ऐसे इकदाम करते हैं कि हुकूमत को या एस्टैब्लिशमेंट को और भी पीछे धकेलते हैं, तो फिर आप ये बताइए, मैं आपसे सवाल करूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट के पास फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा? इसलिए कि जो इस्लाहात करनी है वो मौजूदा जो सियासी सिचुएशन है उसमें तो वो मुझे मुमकिन नजर नहीं आती। हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि ये कर दीजिए और ऐसा कर लें, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें तो हमें एक बहुत ही मजबूत हुकूमत की जरूरत है जो बहुत बड़े बड़े फैसले कर सके, मुल्क की माशी सूरत हाल के लिहाज से भी और मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिहाज से भी। जी ये फैसले जो है मुझे नजर नहीं आता कि ये मौजूदा हुकूमत की जो हाइब्रिड जो भी कह लें आप उसके बस की बात है, या साफ साफ तौर पे मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब भी आ जाएं तो ना उनमें इतनी सलाहियत है ना ही उनका रवैया ऐसा है कि वो इन मसाइल को हल करेंगे। साफ बात यह है कि जैसे मैंने आदाद शुमार से आपको बताया है, इन मसाइल को, इस माशी बुरान को पैदा करने में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, पीटीआई का भी और पीएमएल का भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है क्लियर पिक्चर पाकिस्तान की जो मईशत है, जो वेंटिलेटर पे है, जिसे बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर है और डिस्प्रिन की गोली से उसका इलाज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो हमने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। और तमाम जो हमारे आज के तज्जिया और तबसरा निगार थे उन सब का ये मानना है कि पॉलिटिकल सल्यूशन जो है वो अब आउट ऑफ बॉक्स होता चला जा रहा है। खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। अगर सब मिलके आज भी एक सफ़े पे वाक़तन आवाम के सफ़े पे नहीं आते तो ये मुश्किल हो जाएगा कि ये सिस्टम जो है ये बका इसकी हो या ये कायम रह सके। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।